नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रगति गुप्ता की कहानी शेष बस यही। तुम ठीक हो ना सुमी? आज सवेरे से ही तुम्हारा ख्याल दिलो दिमाग पर दस्तक दे रहा था। सोचा तुमसे थोड़ी देर बात कर लूं तो सुकून आ जाए। न जाने कितने जन्मों का तुमसे नाता है, मुझ में बहुत गहरी समाई हुई हो सुमी। तुमको खुद से अलग सोच नहीं पाता। एक बार याद आना शुरू होती हो तो बार बार दस्तकें देती रहती हो। जब तक बात न कर लूं सुकून नहीं आता। फोन पर गूंजते हुए आत्मीय के वाक्य सुमी में जान फूंक देते थे। उसके निर्वात में तैरते हुए शब्दों की हरारत आज भी उसके जिंदा होने के एहसास दे देती थी। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर सुमी को इन शब्दों से जुड़े स्पर्शों की बेहद जरूरत थी। इन्हीं शब्दों की आत्मीय आहटों को दोहरा दोहरा कर सुमी विवाह उपरांत मिली उपेक्षाओं को बिसराकर सतत चलती रही थी। सुमी को कैंसर से जूझते हुए लगभग 3 साल हो चुके थे, जब तक बीमारी ने उसे घर में ही घूम घूम कर काम करने की इजाजत दी। तब तक उसका मन स्वस्थ महसूस करता रहा। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की कई साइकिल होने के बाद सुमी अब बहुत थकने लगी थी। किसी पर भी बहुत ज्यादा आश्रित होना उसे रुला देता था। बच्चे व पति उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करते, पर अब सब छूटना ही था। कैंसर सारे शरीर में फैल चुका था। सुमी ने सभी उपचार लेने से मना कर दिया। पति व बच्चों ने इसकी इस बात का विद्रोह किया, पर सुमी अब किसी भी तरह के बाहरी दर्द को भोगना नहीं चाहती थी। दोनों बेटियां उदिता और नमिता अपने अपने परिवारों में खुश थीं। बेटा निमित अपनी पत्नी अंकिता और बेटे अंशु के साथ बहुत खुश था। सबको अपनी अपनी जिंदगियों में खुश देखकर सुमी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाती थी। कुछ समय से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी, सो घर में सभी बच्चे इकट्ठे हो गए थे। सुमी बीमारी से कभी भी तनावग्रस्त नहीं हुई। उसको हमेशा लगता था कि संसार से विदा लेने के लिए ईश्वर कोई ना कोई बहाना जरूर बनाता है। वो संसार से विदा लेने के लिए मानसिक तौर पर तैयार थी। आत्मीय के अचानक चले जाने ने उसकी सोच को बहुत स्थिर कर दिया था। यूं भी उसके घर परिवार से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी। सुमी के पास अब बहुत कीमती गिनती के दिनों वाला समय शेष था, जिसमें वो खामोशी से अपने जीवन का आकलन करना चाहती थी। निखिल अक्सर बोलते थे, सुमी तुम क्यों नहीं सोचना चाहती कि तुम बीमार हो, तुमको आराम करना चाहिए। इतने नौकर चाकर घर में काम करने के लिए हैं। जो तुमको चाहिए तुम्हारे बिस्तर तक आ जाएगा। ना कि तुम उठकर अपने काम करने की कोशिश करती हो। शरीर में इतनी कमजोरी है, संतुलन बिगड़ गया तो और मुसीबत झेलोगी। निखिल लगभग हर रोज ही इस तरह की बातें बोलते थे, तो सुमी कहती, ठीक है निखिल, आराम भी कर लूंगी, पर मुझे छोटा मोटा काम करते रहना ठीक लगता है। मुझे लगता है मैं बहुत बीमार नहीं हूँ। सुमी जब अपने मन की बात बोलती, निखिल या तो अपने किसी काम में उलझे हुए होते या फिर अपनी बात बोलकर कमरे से बाहर निकल गए होते। सुमी को अक्सर महसूस होता उसकी बातें निखिल ने सुनी ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी प्रतिक्रिया सुमी के कानों तक कभी नहीं आई। पर हाँ, युवा बच्चों के सामने अक्सर निखिल ऐसी बातें करते ही रहते थे, जिससे बच्चों को महसूस हो कि वो उनकी माँ का कितना ख्याल रखते हैं। शुरू शुरू में सुमी को लगता था जिस तरह हरेक के लिए खुद करती आई है, कोई उसके लिए थोड़ा सा भी करके प्यार जताए, पर सब खुद के सोचे से नहीं होता। जो मिलता है उसको बस स्वीकारना होता है। सबके लिए सुमी थी, और सुमी के लिए आज एक आवाज लगाने पर निखिल ने नौकरों की फौज खड़ी कर रखी थी। सुमी भ्रमों में जीना कब का छोड़ चुकी थी। निखिल की हर उपेक्षा सुमी को आत्मीय के बहुत करीब ले जाती। एक बार सुमी कॉलेज में ही चक्कर खाकर गिर गई थी। फैमिली डॉक्टर ने जब ब्लड टेस्ट करवाए तो हीमोग्लोबिन कुछ कम आया था। उस रोज आत्मीय कितना परेशान होकर बोला था, सुमी वादा करो अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखोगी। मैं रोज तुम्हारे लिए अनार का जूस निकाल कर लाऊंगा। बगैर ना बोले तुमको पीना होगा। यह बात बहुत अच्छे से समझ लो सुमी, मेरी जान बसती है तुम में। तुमको जरा सा भी कुछ होता है तो मुझे पीड़ा होती है। सिर्फ आत्मीय पुकार कर सुमी कितना रोई थी उस रोज। लगभग 1 महीने तक बेनागा आत्मीय उसके लिए अपनी मोटरसाइकिल पर जूस लेकर आता था।
हर बार सुमी जूस का पहला घूंट आत्मीय को देती और बोलती, तुम हो तो मैं भी हूँ आत्मीय। जूस के अंतिम घूंट तक पहुँचते पहुँचते उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। इतना लाड प्यार उसने पापा को कभी अपनी माँ पर लुटाते हुए नहीं देखा था। आत्मीय का दिया हुआ छोटे से छोटा भाव उसको भावुक कर जाता था। सुमी को पाने के लिए आत्मीय ने पूरा 1 साल व्रत रखे थे। किसी को पाने के लिए सिर्फ एक वक्त भोजन करना और ईश्वर से सिर्फ उसके साथ को मांगना सुमी के लिए बहुत बड़ी बात थी। सुमी ने जब हाँ बोला, उसके बाद ही सुमी को आत्मीय के व्रत रखने वाली बात पता लगी थी। सुमी को जब आत्मीय से प्यार हुआ तो उसकी खुद से भी लड़ाई शुरू हो गई थी कि उसको प्यार नहीं करना, प्यार व्यार सब भ्रम है। पर वह कितना धुनी था आत्मीय। उसने जी जान लगा दिया सुमी को स्वीकार करवाने के लिए। जिस रोज उसने आत्मीय को बोला, बहुत प्यार करने लगी हूँ आत्मीय तुमको, प्लीज मेरे लिए कभी भी व्रत मत रखना, उस दिन लबालब भरी हुई आंखों से सुमी को देखते हुए आत्मीय बोला था, तुम नहीं जानती तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ मैं, बस हमेशा साथ रहना। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी अब पूरी कर दो। जिस भगवान के आगे माथा टेक कर तुमको मांगा था वहां मेरे साथ माथा टेकने चलो प्लीज, ताकि भगवान हमेशा हमारे साथ रहे। आत्मीय की सारी बातें सुमी को बहुत रुलाती थी। उसकी हर कही हुई बात याद आने पर वो बहुत रोती थी। मंदिर में एक साथ माथा टेकने के बाद आत्मीय ने कसकर बाहों में बांध लिया था सुमी को। उस रोज आत्मीय ने सुमी को कहा था, ईश्वर भी हमारे रिश्ते के साक्षी हैं सुमी, तुमको खुद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। मैं भी तुमको बहुत प्यार करना चाहती हूँ आत्मीय, हद से ज्यादा। इतना दिया है तुमने कि मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ छिपाऊं। अपनी बात बोलकर सुमी ने अपना सिर आत्मीय के सीने में छिपा लिया था। उस दिन के बाद कोई ऐसा सोमवार नहीं गया जब सुमी ने आत्मीय के लिए व्रत न रखा हो। यह बात सुमी ने कभी भी आत्मीय को नहीं बताई, नहीं तो वो भी उसके साथ साथ व्रत रखता। सुमी ताउम्र निखिल के साथ बसाए घर के रीति रिवाज निभाने के लिए व्रत उपवास रखती रही, पर उसका मन से रखा हुआ व्रत सिर्फ आत्मीय के लिए सोमवार का व्रत था। निखिल बहुत उदार पति थे। उन्होंने कभी भी सुमी से रुपए पैसों का हिसाब किताब नहीं पूछा। उल्टा उनको तो आश्चर्य होता था कि सुमी कभी भी अपने लिए कुछ भी खरीद कर लाने की बात ही नहीं करती थी। सुमी को अपने ऊपर रुपया खर्च करना समझ नहीं आया। घर की जरूरतों और बच्चों के खर्च के अलावा सुमी बहुत अधिक नहीं सोच पाई। शायद मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने की वजह से किफायत उसके संस्कारों में पहले से ही बनी हुई थी। विदा लेने से पहले अब सुमी के आसपास आत्मीय की बातें और उसकी यादें अपना जमघट जमाए हुए रहती। आत्मीय का दिया हुआ इतना कुछ था कि सुमी की शेष सांसें शायद उन्हीं से चल रही थी। सुमी का लगाव कभी निर्जीव चीजों से बंधे नहीं थे जिनकी देख रेख के लिए वो उठती। वो तो बस चलते फिरते अपने काम करते हुए जाना चाहती थी। अतीत में मिले अथाह प्यार की कमी सुमी को हरदम सालती रही। खुद को जिंदा महसूस करवाने के लिए सुमी बार बार अतीत में लौटती थी। आत्मीय की मित्रता में गुजरे 5 सालों ने दोनों को बहुत कुछ दिया था। आत्मीय अक्सर कहता था, सुमी कॉलेज खत्म होते ही जैसे ही हम दोनों को नौकरी मिलेगी हम शादी कर लेंगे। धीरे धीरे अपनी मेहनत का रुपया जमा करके घर बनाएंगे। हम दोनों का घर, सुमी और आत्मीय का घर। मैं तुमको इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि बोलते बोलते आत्मीय सुमी की आंखों में झांक कर देखता, फिर आगे बोलना शुरू करता। हम दोनों मिलकर घर और बाहर के काम साथ साथ किया करेंगे ताकि मैं तुमको हर जगह महसूस कर सकूं। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता सुमी, मुझसे कभी दूर मत जाना। आत्मीय ऐसा बोलकर उसे गले लगा लेता। तुमको या तुम्हारे घर वालों को मेरी नौकरी करने से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा आत्मीय? बोलो ना, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, बहुत कुछ साबित करना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ हूँ। बस इस बात के लिए कभी मना मत करना। मैं घर व बाहर दोनों काम संभाल लूंगी। सुमी, जो भी होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। यही मैंने अपने घर में देखा है। मम्मी के कामकाजी होने से पापा भी उनके साथ घर बाहर दोनों का काम संभालते थे। पापा मम्मा को बहुत प्यार व इज्जत देते थे। उन दोनों ने भी अपनी मर्जी से शादी की थी। मैं भी चाहता हूँ तुमको बहुत प्यार करो, जैसे मेरे पापा मम्मा को करते थे। अक्सर रिश्तेदार पापा को बोलते थे जोरू का गुलाम है, पर पापा ने कभी इन छोटी बातों को नहीं सुना। पिछली बातों को बताते हुए आत्मीय अपने मम्मी पापा की स्मृतियों में खो गया। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था
बहुत इज्जत करता है वो अपने माँ पापा के। थोड़ी देर में अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, जानती हो सुमी, एक बार माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। छोटी बहन के पैदा होने से कुछ साल बाद पापा जब मम्मा का छोटा से छोटा काम करते तो माँ सुबकने लगती थी। तब पापा उनको गले लगाकर बहुत प्यार करते और बोलते, अभी कर रहा हूँ तुम्हारा सब, फिर खूब सेवा करवाऊंगा, भूलना नहीं। तब माँ मुस्कुरा जाती। मैं तब 12 साल का था, सब बातें समझ आती थी मुझे। मैंने मम्मा पापा को एक दूसरे के लिए हमेशा बहुत करते देखा है सुमी। सुमी उसकी बातें एकटक निगाह जमाए सुनती रहती। जैसे जैसे वो बोलता सुमी की आंखें भर आती। चुपके से आत्मियों को बोलती, बहुत प्यार करने लगी हूँ तुमको। सुमी का इतना सा बोलना आत्मियों को कितना निहाल कर जाता। उसको कसकर गले लगा लेता और बोलता, सुमी तुम्हारे सब काम मिल बांट कर करूंगा, बस एक काम को छोड़कर। तुमको प्यार मैं ही ज्यादा करूंगा, तुमसे ज्यादा, क्योंकि मेरी जान बसती है तुम में। तुम इतनी प्यारी हो कि तुमको बहुत प्यार करने का जी चाहता है और मेरा तुमको बहुत सारा प्यार करने का जी चाहता है। जब तुम ऐसी बात करते हो आत्मीय, बहुत भावुक हो जाती हूँ। लगता है बहुत जोर जोर से रोऊं। मैंने ऐसे होते हुए नहीं देखा अपने घर में कभी। पापा ने कभी माँ पर लाड लुटाया ही नहीं। सारा सारा दिन संयुक्त परिवार में खटने के बाद भी पापा उनको कभी प्यार नहीं कर पाए। मैंने बहुत बार माँ को चुपचाप सुबकते हुए देखा था आत्मीय। जब तुम ऐसी बात करते हो समझ नहीं पाती कि कहाँ छिपा लूं तुमको, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। धत, पागल हो तुम सुमी, अपनों की भी कोई नजर लगती है। तुम तो जब भी मेरे सपनों में आती हो खूब लाड करवाती हो। मेरा एक काम करोगी सुमी, ईश्वर से अपने लिए मुझे जरूर मांग लेना। कहते हैं ईश्वर स्त्रियों की बात जरूर सुनते हैं। बहुत भावुक होती है ना वो। मैं भी मांगता हूँ तुमको, पर वो पहले तुम्हारी सुनेंगे। बोलते बोलते आत्मी की आंखें नम हो जाती। तब सुमी उसके साथ साथ रोने लगती। किसी भी कीमत पर सुमी आत्मी से दूर नहीं होना चाहती थी। दोनों की मोहब्बत करीब करीब 5 साल चली। दोनों मोटरसाइकिल पर साथ साथ ना जाने कितनी दूर तक घूम कर आते। आत्मी के कंधे पर सुमी घंटों सिर रखकर बैठी रहती। प्रेम की अथाह अनुभूतियों को महसूस कर भाव विभोर हो जाती। दोनों के परिवार वाले इस विवाह के लिए राजी थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अगर दिक्कत थी तो वो उस निमित्त को थी जहाँ का लेखा जोखा सबकी समझ से बाहर होता है। एक दिन अचानक जब सुमी को पता लगा कि आत्मीय को डॉक्टर्स पैंक्रियास की कैंसर बता रहे हैं, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कोई भी लक्षण पहले से ना दिखने के कारण बीमारी आखिरी स्टेज में पता लगी। जब आत्मीय को लगातार उल्टियां और भूख लगना बंद हो गई। आत्मीय के बचने की संभावनाएं ना के बराबर थी। सुमी और आत्मीय के लिए एक एक क्षण बेशकीमती था। आने वाला हर दिन खत्म होने से पहले दोनों को रुला कर जाता। जब भी दोनों मिलते आत्मीय सुमी की गोद में सिर रख कर लेट जाता। उन दिनों उसके पास बात करने के लिए शब्द नहीं थे। भविष्य के धुलना जाने से बस एक दूसरे को स्पर्श बहुत सुकून देता था। कुछ ऐसे ही अंतरंग क्षणों में आत्मीय जैसे ही सुमी को स्पर्श किया, दोनों बहते चले गए। जैसे जैसे उनका प्रेम का गुब्बार चरम छूने लगा, दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। रोने के सिवा दोनों के पास विकल्प कहाँ था। न जाने कब तक दोनों एक दूसरे से लिपटे सिसकते रहे। सुमी मेरी जान, मुझे खुद को और तुमको रोकना चाहिए था। जाने से पहले शायद यह मुझसे गलती हुई है। समझ नहीं आता अफसोस करूं या हमारे प्रेम की इस खूबसूरत रूप को स्वीकार करूं। तुम मेरी हो, क्या क्या सोचा था। तुम्हारी झोली प्यार से भर दूंगा, पर अब तुम्हारी खुशबू लेकर जा रहा हूँ सुमी। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। बस हमेशा यही चाहूंगा कि तुम बहुत खुश रहो। मैं कहीं दूर से तुमको देखूंगा और खुश रहूंगा। तुम अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहना। नहीं आत्मीय, अब यह मुझसे नहीं होगा। तुम रहोगे मेरे पास हमेशा और मैं अपनी जिंदगी यूं ही गुजार लूंगी। सुमी, आज तुम मुझे वचन दो कि भविष्य में शादी जरूर करोगी। अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। भगवान तुमको मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला साथी दे, जो तुम्हारी हर जरूरत में साथ दे। मैं प्रार्थना करूंगा। सुमी, मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम बहुत खुश रहो। मैं चाहता था तुमको बहुत प्यार करना, पर बोलते बोलते आत्मीय फिर से सुबकने लगा था। सुमी के लिए आत्मीय के साथ गुजारे हुए दिन हमेशा के लिए ठहर गए। जिस तरह आत्मीय ने उसे अंतिम विदा ली, वो सुमी के जीवन से जाकर भी कभी नहीं गया।
तभी शायद दोनों की जीवन यात्रा के अंतिम समय में एक ही बीमारी, कैंसर, सारथी बनी। निखिल एक संपूर्ण जीवन गुजार जाने के बाद भी आत्मीय की जगह ना ले सके। निखिल को सुमी के शरीर से जुड़ी हुई जरूरतें समझ आती थी, पर भावनात्मक जरूरतों को उन्होंने कभी समझना नहीं चाहा। निखिल भावनात्मक रूप से अगर सुमी से जुड़ते तो शायद आत्मीय छूट जाता। निखिल को शायद ही सुमी के खाने पीने और दूसरी पसंद का भी पता हो। कभी ऐसा कुछ हुआ हो, याद ही नहीं आता सुमी को। अब तो सुमी भी अपनी पसंद नापसंद भूल चुकी थी। सब यंत्रवत चल रहा था। मशीन के जैसे काम करते करते विवाह को भी 37 साल गुजर चुके थे, पर आत्मीय के प्रेम से जुड़ा सुकून उसे चिपक कर बैठ गया था। निखिल ने सुमी को कभी नौकरी नहीं करने दी, क्योंकि वो खूब कमाते थे। सुमी का जब भी मन उदास होता, आत्मीय को उसकी यादों और बातों के साथ अपने पास बुला लेती। अतीत में आत्मीय की कही हुई बातें उसके हरे होते जख्मों पर मरहम का काम करती। सुमी का उदास होना कभी निखिल को पता चला हो, उसे याद नहीं आता। निखिल के हिसाब से हर खुशी सुमी को मिल रही थी। तभी तो अक्सर निखिल बोलते थे, सुमी, तुमसे ज्यादा सुखी स्त्री कौन होगी? तुम्हारे पास क्या नहीं है? घर, नौकर, जेवर, महंगे कपड़े, सभी कुछ। मुझे गर्व होता है मैं तुमको यह सब दे पाया। नहीं तो अपनी माँ को सोचता हूँ तो याद आता है, सारा दिन काम करती थी वो, उसके पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। निखिल भी कहाँ गलत थे। उन्होंने जो देखा था उसमें वही पनपा। समय तो सुमी और आत्मीय का खराब था, जो आत्मीय को उससे इतनी दूर ले गया। आत्मीय का अथाह प्रेम सुमी को हमेशा स्पर्श करता रहा। आत्मीय की बातें सुमी को जिंदा होने का एहसास देती थी। शायद तभी वो कुछ भुला नहीं पाई। खैर, अब तो उसका जीवन भी पूर्ण विराम की ओर बढ़ रहा था। गुजरे हुए 3 सालों में निखिल भी मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सुमी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर इन गुजरे हुए 3 सालों में निखिल ने एक बार भी सुमी से नहीं कहा, तुम्हारी कमी रहेगी सुमी। शायद सुमी यह वाक्य जाने से पहले सुनना चाहती थी। 37 साल कम नहीं होते परिवार को देने के लिए। जिसके साथ बने परिवार के लिए अपने संपूर्ण जीवन दे दिया, उसने सुमी की मृत्यु को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। बच्चों को अपनी दुनिया थी, उसमें सुमी का कोई भी अपेक्षित नहीं था। अब सुमी को महसूस होता था, अगर आत्मीय का असीम प्रेम न होता तो शेष जीवन कैसे कटता। आत्मीय से मिला आत्मिक प्रेम इतना गहरा था कि निखिल का दिया हुआ शारीरिक प्रेम हल्का पड़ गया। तभी तो आत्मीय साथ ना होकर भी शेष यात्रा में साथी बना रहा। जब तक सुमी आत्मीय के साथ रही, समर्पित रही। निखिल से विवाह के बाद उसके लिए समर्पित रही, पर कभी आत्मीय जितना जुड़ नहीं पाई। निखिल जुड़ना भी कहाँ चाहता था उससे। समांतर रेखाओं के जैसे दोनों हमेशा साथ चलते रहे थे। जरूरतों से जुड़े रिश्ते की उम्र होती ही कितनी है, सुमी बहुत अच्छे से जानती थी। आज एक अरसे बाद अचानक रात को स्वप्न में सुमी को लगा उसको आत्मीय ने पुकारा है। सुमी, तुम ठीक हो ना? तुमको बहुत दर्द तो नहीं है? मैं भी गुजर चुका हूँ इस यंत्रणा से। तुम मेरी पीड़ा के समय हमेशा मेरे साथ रही। महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी पीड़ा को, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। तुम कभी भी हार नहीं मानती हो। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। सुमी को लगा आत्मीय की एक ही पुकार ने उसे भींचकर गले लगा लिया हो। आज सुमी को याद आया वही आखिरी दिन और पल जब आत्मीय ने उसे ऐसे ही गले लगाकर बोला था, मेरी जान सुमी, यहीं रहो, मेरे बहुत पास। मैं अंतिम सांस लेने से पहले तुमको पूरी तरह महसूस करना चाहता हूँ, ताकि जाते जाते मुझे कहीं ना लगे मैं बहुत रीता गया हूँ। आत्मीय की कही बातों में सुमी की दुनिया पूरी सिमट गई थी। दोनों के ही पापा मम्मी को इस प्यार का पता था। दोनों विवाह करने का भी सोच रहे थे, तो उनके मिलने जुलने पर कोई बंदिश भी नहीं थी। आज सुमी के विदा लेने से पहले निखिल कहीं पर नहीं था तो सिर्फ आत्मीय, उसकी स्मृतियाँ, उसकी बातें। आज भी वो बाहें फैलाए सुमी को उसकी दर्द पीड़ाओं को अपने अंक में समा लेने को आतुर था। इस वक्त सुमी को कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सुमी के अंदर बाहर सब बहुत शांत था। धीरे धीरे सुमी की आत्मा ने देह को छोड़ा और अपने निर्जीव पड़ी देह को निहारा। अपूर्व शांति थी सुमी के चेहरे पर। आज सुमी के शरीर से जुड़ा हुआ नाम भी खामोश हो गया था, जिसने बगैर किसी चाहना व अपेक्षा की पूरी जिंदगी निकाल दी थी। सुमी की भावनाओं और चाहतों से बेखबर निखिल पहले भी सोए रहे और आज भी निश्चिंत सोए हुए थे। अपने सभी बच्चों पर एक नजर डालकर अब वो लौटना चाहती थी, उस अनंत यात्रा पर जहां उसका आत्मीय प्रतीक्षारत था चिरकाल से। शेष बस यही।